आज अगर आपने सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 113, धारा 114 और धारा 115 को एक बार समझ लिया, तो एग्जाम में रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन पर कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। यह फुल मार्क्स ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन है। जो स्टूडेंट्स एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि पुनर्विलोकन क्या है, निर्देश क्या है और पुनरीक्षण क्या है, क्योंकि ये 3 आर है, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। कई बार बड़े-बड़े वकील भी इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो बहुत ही ईज़ी और सरल लैंग्वेज में मैं आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये चैप्टर पूरा क्लियर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में मैं विरक्षा त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनमें विधि स्पष्ट नहीं हो पाती, तो न्याय निर्णयन में भूल अथवा त्रुटि यानी कि गलती होने की आशंका हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों को निपटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी में रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन का प्रावधान दिया गया है, जिसको आज बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे और हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने देखो चार्ट के माध्यम से आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करी है और पिक्चर से आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सीपीसी धारा 113, जो निर्देश यानी कि रेफरेंस का प्रावधान देती है, यानी कि कानूनी त्रुटि का मार्गदर्शन देती है। सेकंड ब्लॉक यानी कि ऑरेंज कलर के ब्लॉक में मैंने लिखा है सीपीसी धारा 114, जो पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू का प्रावधान है, जिसमें निर्णय की त्रुटि को सुधारना, यानी कि सेम अदालत है, सेम निर्णय है, परंतु उसमें कोई अगर त्रुटि रह गई है तो उसको सुधारने का कार्य रिव्यू करता है, धारा 114। और थर्ड ब्लॉक यानी कि ब्लू कलर के ब्लॉक में मैंने लिखा है सीपीसी धारा 115, जो पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन का प्रावधान देती है, जो न्यायिक त्रुटि पर नियंत्रण। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये ऐसी गलतियां एवं त्रुटियों की सुधार की दिशा में पहल करता है जो क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सबसे पहले पैराग्राफ में आपको प्रस्तावना के बाद इसका अर्थ, मीनिंग और थर्ड में आपको लिखना है कि कौन सी धारा है, कौन सा रेगुलेशन है, ये सब लिखना है। और उसके बाद देखो, मैंने इधर चार्ट के माध्यम से भी यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय को जो रेफर करता है, वो सबसे पहला होता है रेफरेंस। रिव्यू होता है वो वही न्यायालय आदेश देता है, और रिवीजन होता है वो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के हिसाब से न्याय करने का आदेश देता है, भूल सुधारने के लिए उनको निर्देश देता है, इसलिए उसको रिवीजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अर्थ और परिभाषा आपको इस प्रकार संक्षिप्त में लिखनी है जहां मैंने इधर लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कानून ने 3 महत्वपूर्ण यंत्र दिए हैं। जब किसी निर्णय में कानूनी त्रुटि होती है, तो इन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 माध्यम कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है निर्देश, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस। जब निचली अदालत को किसी कानूनी व्याख्या पर संदेह हो, यानी कि शंका हो, आशंका हो, तो वह उच्च न्यायालय से सलाह मांगती है, राय मशवरा करती है। फिर आपको सेकंड मीनिंग लिखना है पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू। जब वही अदालत अपने निर्णय को दोबारा देखती है, ठीक है, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके, इसे हम रिव्यू कहते हैं। रिव्यू यानी कि आपको समझ में आ जाता है कि दोबारा देखना। फिर थर्ड आपको मीनिंग लिखना है पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। इसको हम कहते हैं कि जब उच्च न्यायालय निचली अदालत के क्षेत्राधिकार यानी कि ज्यूरिसडिक्शन की जांच करता है, उसे हम रिवीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों का मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, जिसकी टेक्निक मैं इस वीडियो के बीच में या फिर एंड में भी समझाने वाली हूँ, तो आपको परमानेंट ये 3 आर याद रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसके संबंधित कौन कौन सी धारा है वो भी आप इस तरह के ब्लॉक बना के लिखोगे, तो एग्जामिनर जो आपके आंसर्स चेक करते हैं, उन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। देखो, फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया प्रस्तावना, सेकंड हो गया अर्थ और परिभाषा, और थर्ड हो गया आपकी संबंधित धाराएं, जो सीपीसी और बीएनएसएस में कौन-कौन से सेक्शंस लग रहे हैं और रूल्स लग रहे हैं यानी कि आदेश, वो आपको इस तरह के ब्लॉक से आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छी शानदार आपकी इंप्रेशन पड़ेगी। तो सबसे पहले टाइटल लिखोगे विषय,
सेकंड टाइटल लिखोगे सीपीसी और थर्ड में लिखोगे बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर विषय के नीचे यानी कि सब्जेक्ट के नीचे आप ये तीनों नाम लिख लोगे। पहले लिखोगे रेफरेंस, सेकंड में लिखोगे रिव्यू और थर्ड में लिखोगे रिवीजन। तो दोस्तों निर्देश यानी कि रेफरेंस के सामने आप लिखोगे धारा 113 आदेश 46 और थर्ड ब्लॉक यानी कि बीएनएसएस के नीचे लिखोगे आप धारा 436। फिर आप सेकंड लाइन में लिखोगे रिव्यू और सीपीसी के नीचे धारा 114 आदेश 47 और बीएनएसएस के नीचे लिखोगे सीमित अधिकार यानी कि धारा 403 और थर्ड लाइन में लिखना है पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। तो सीपीसी की धारा 115 और बीएनएसएस की धारा 438 से 442। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसमें ये 5 धाराएं का उल्लेख है। तो आपको अच्छे से याद नहीं रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस चैप्टर पर भी मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगी। और दोस्तों मेरी जो मेथड है वो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी हेल्प करेगी क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लिखवाती हूँ और टॉपिक वाइज मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ जो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको नीचे ये लिखना है कि बीएनएसएस के तहत रिवीजन की जो शक्ति है अब सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दोनों के पास है। किसके तहत? सेक्शन 438 के तहत। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों आपका थर्ड पेज चालू हो जाएगा, उसमें आपको ये तीनों की कंडीशंस, ग्राउंड्स ये सब लिखना है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक वाइज लिखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो निर्देश के लिए आप लिखोगे फर्स्ट टॉपिक में कि मामला कोर्ट में लंबित होना चाहिए यानी कि पेंडिंग होता है वही रेफर होता है हाई कोर्ट में। सेकंड में लिखोगे कि कोर्ट को किसी अधिनियम यानी कि एक्ट या अध्यादेश की वैधता पर संदेह हो यानी कि शंका हो। और थर्ड टॉपिक आप लिखोगे उस बिंदु पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई पिछला स्पष्ट निर्णय ना हो यानी कि कोई ग्राउंड ना हो, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय जब निर्णय लेने में आशंका पैदा करता है तभी वो आगे रेफर करता है जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ जाओगे। और प्रक्रिया क्या होती है? निचली अदालत मामले को रोककर उच्च न्यायालय की राय लेने के लिए भेजती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया। अब पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू यानी कि दोबारा देखना, अपनी गलती सुधारना। एकदम आसान लैंग्वेज में आप समझ जाओगे क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। अब इसका आधार क्या है? ग्राउंड्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक में लिखोगे नया सबूत यानी कि ऐसे सबूत मिलना जो पहले जानकारी में नहीं थे। फिर सेकंड टॉपिक लिखोगे स्पष्ट गलती यानी कि रिकॉर्ड में देखने वाली कोई प्रत्यक्ष कानूनी या तथ्यात्मक गलती। ठीक है, और थर्ड टॉपिक आप लिखोगे अन्य पर्याप्त कारण यानी कि न्याय के हित में कोई अन्य ठोस की वजह होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके ग्राउंड्स रिव्यू के। और तीसरा टॉपिक आप लिखोगे पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन, जिसे हम क्षेत्राधिकार की जांच कहते हैं। इसमें भी आप 3 टॉपिक इस तरह लिखोगे कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि निचली अदालत ने, सबसे पहला टॉपिक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो काम नहीं किया। सेकंड टॉपिक है क्या उसने अपने अधिकारों का उपयोग करने में विफलता की। और थर्ड टॉपिक आप लिखोगे क्या अधिकारों का उपयोग अवैध या अनियमित तरीके से किया। ठीक है, यानी कि पार्शियलिटी तो नहीं करी, कोई इरेग्युलरिटी तो नहीं ली उन्हें। अब आपको इसके बीच में जो अंतर लिखना है तो मैंने हस्तलिखित जो नोट्स बनाई है उसमें से आप अंतर लिखोगे टॉपिक वाइज, जिसमें आधार और तीनों एक साथ इस तरह से आप लिखोगे। पहले आप लिखोगे रेफरेंस, सेकंड में रिव्यू और थर्ड में रिवीजन। तो सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है। तो अर्थ आपको जिस तरह से आगे क्लियर हो ही चुका है उसी को ही आप शॉर्ट में समझाने की कोशिश करो। और डिफरेंस में मैंने इधर कम से कम 9 से 10 डिफरेंसेस ऐसे निकाले हैं जिससे आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी भी इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग आप निर्देश का लिखोगे। अधीनस्थ अदालत कानूनी संदेह होने पर उच्च न्यायालय से राय लेती है। रिव्यू का अर्थ लिखोगे अदालत अपने किसी निर्णय, डिक्री, त्रुटि, आदेश या गलती को दूर करने के लिए दोबारा देखती है। ठीक है, रिव्यू करती है। और
थर्ड में आप लिखोगे उच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालत की गलती को देखता है कि उसने क्षेत्राधिकार में काम किया है कि नहीं, ठीक है ना? अब सेकंड टॉपिक में आप लिखोगे धारा, तो निर्देश की धारा है सीपीसी 1908 की धारा 113 आदेश 46, रिव्यू की धारा है 114 आदेश 47 और रिवीजन की धारा है 115। अब थर्ड डिफरेंस में आप लिखोगे आधार, तो किस आधार पर रेफरेंस होता है? तो कानूनी संदेह यानी कि राय लेने के आधार पर। और रिव्यू कब होता है? नए सबूत या फिर रिकॉर्ड में कोई त्रुटि होती है तब रिव्यू होता है। और रिवीजन क्षेत्राधिकार विषयक कोई त्रुटि होती है तब रिवीजन होता है। ये आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब चौथे टॉपिक में आप लिखोगे कि कौन करता है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको समझने की जरूरत है। इसमें मैं आपको एरो बनाकर भी अदालत किस तरह से आगे भेजती है या फिर रिवीजन करती है, रेफरेंस करती है, वो भी आपको ब्लॉक वाइज समझाने वाली हूँ। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय को रेफर करता है। रिव्यू में वही अदालत यानी कि खुद, और रिवीजन में अधीनस्थ से अभिलेख मंगवाता है कौन? उच्च न्यायालय मंगवाता है, ठीक है? ये हो गया उसका रिवीजन। इसके बाद दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट लिखना है कि आवेदन कौन करेगा। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय रेफर करेगा, आवेदन करेगा स्वप्रेरणा से, ठीक है? कई बार भी ये लिखा जाता है कि पक्षकार भी आवेदन कर सकता है पर रेफर नहीं कर पाता, ठीक है दोस्तों? और सेकंड में आप लिखोगे यानी कि रिव्यू में अपने ही आदेश के विरुद्ध खुद अदालत पुनर्विलोकन करती है, यानी कि पक्षकार के आवेदन पर भी ये किया जाता है कि तुम दोबारा हमारी जो निर्णय है, डिक्री है, उसका पुनर्विलोकन करो, रिव्यू करो, ठीक है दोस्तों? और रिवीजन उच्च न्यायालय अधीनस्थ से आवेदन करता है, ठीक है? अब छठा डिफरेंसेस आप लिखोगे अपील, तो तथ्यों तथा प्रश्नों से संबंधित अपील संदेह होने पर आवश्यक है रेफरेंस में। रिव्यू में आप लिखोगे पुनर्विलोकन के पश्चात पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यानी कि इधर अपील हो सकती है। और थर्ड में आप लिखोगे जबकि पुनरीक्षण के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ठीक है? यानी कि अगर आपका रिवीजन हो चुका है आपके आदेश पे, डिक्री पे, तो अब उसके विरुद्ध अपील कभी नहीं की जा सकती। ये हो गए आपके 6 डिफरेंसेस। उसके बाद उद्देश्य आपको लिखना है, तो रेफरेंस में लिखोगे कानून की सही व्याख्या, राय और मार्गदर्शन प्राप्त करना, ठीक है? यानी कि ओपिनियन लेना। अब रिव्यू में आपको लिखना है अपने ही आदेश में हुई गलती को सुधारना, ये इसका उद्देश्य हो गया। और रिवीजन का उद्देश्य है अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के अनुसार कार्य किया है या नहीं, इसका पुनरीक्षण करना। अब अधिकार क्षेत्र में आप लिखोगे उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के निर्देश का अधिकार है, ठीक है? अब रिव्यू में आपको लिखना है कि खुद अदालत की विषय वस्तु जितनी सीमित है, लिमिटेड है, उतना ही उसका अधिकार क्षेत्र है। और पुनरीक्षण में क्षेत्राधिकार सीमित होता है। अब इसकी प्रकृति यानी कि नेचर कैसा होता है, तो रेफरेंस का नेचर आपको समझ में आ ही गया होगा कि सलाहात्मक यानी कि एडवाइजरी है, ठीक है? क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है ये मत, इसलिए ये सलाहात्मक माना जाएगा। और रिव्यू का प्रकृति है, ये असाधारण उपाय है, यानी कि नियमित अधिकार नहीं है, इसे हम एक्सेप्शनल रेमेडी कहते हैं। और रिवीजन की प्रकृति पर्यवेक्षणात्मक है, यानी कि सुपरवाइजरी होती है। अब लास्ट आप एक टॉपिक लिख सकते हो उदाहरण के टॉपिक बनाकर कि जिला अदालत किसी कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय से पूछती है, ये आपको रेफरेंस में लिखना है। और रिव्यू में आपको लिखना है फैसले के बाद नए सबूत मिलने पर अदालत उस पर रिव्यू करती है, यानी कि पुनर्विलोकन करती है। और लास्ट रिवीजन में आप लिखोगे उच्च अदालत अधीनस्थ अदालत यानी कि निचली अदालत के गलत फैसले को रिवीजन करवाता है कि आपके क्षेत्राधिकार में है कि नहीं ये काम, आपने सही तरह से निर्णय लिया है कि नहीं लिया, उसका रिवीजन कराने का डिफरेंसेस इधर आपको समझ में आ चुका है। अभी भी आपको कोई त्रुटि है तो मैं एक छोटा-सा और चार्ट लेके आई हूँ, उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। अब देखो शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड 3R, ठीक है? तो 3R लिख के मैंने 3 अलग-अलग लाइनों में 3 एरो ऐसे ट्रायंगल के जैसे निकाले हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट आर में लिखा है रेफरेंस,
यानी कि ओपिनियन, राय लेना, जो हाई कोर्ट ओनली, ठीक है, ऐसे लिखा है। सेकंड में लिखा है रिव्यू, यानी कि रीथिंक, दोबारा सोचना, सेम कोर्ट करती है। और थर्ड में लिखा है रिवीजन, यानी कि करेक्शन, सुधार करना। ये जुरिस्डिक्शन एरर को लेकर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको तीनों का डिफरेंट भी पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो समझ में आ जाएगा। और इसके नीचे आप ऐसे एरो करके अपने नोट्स में लिख सकते हो। कानून का सवाल तो रेफरेंस ऊपर एरो जाएगा, वही कोर्ट यानी कि रिव्यू, और रिवीजन यानी कि ऊपरी कोर्ट की निगरानी। ये हो गए तीनों के एकदम स्पष्ट मतलब। इतना लिखने के बाद एक सेपरेट पेज पे आपको केस का टाइटल लगाना है, और ये तीनों आ रहे हैं, इससे रिलेवेंट जो भी केस है वो मैं आपको एक-एक बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो रेफरेंस है उसका केस आप लिखोगे एएफ मार्टिना बनाम स्टेट। ये एआईआर 1972 गोवा का 31 नंबर का केस था। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल ऐसे मामले में ही उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिनकी डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना है, यानी कि डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी, वही केस इधर रेफर होते हैं। फिर ऐसे मामलों के तथ्यों और प्रश्नों के संबंध में युक्ति युक्त संदेह का होना भी आवश्यक है। ठीक है, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। और ये सब आदेश 46 नियम 3 के अनुसार है। उसके बाद रिव्यू के टाइटल के नीचे आप ये केस लिखोगे शंकर रामचंद्र अभयंकर बनाम केडी बापट, एआईआर 1970 एससी 1। ये आपका केस का टाइटल है, जो आप बड़े बोल्ड अक्षर में ब्लैक कलर की पेन से लिखोगे। इसमें यह कहा गया था कि यदि किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध पहले ही अपील कर दी गई है, तो उसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस केस का ये कहना है कि जो शब्द अपील है वो पुनरीक्षण में ही सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों? और तीसरा जो केस है वो आपको रिवीजन के टाइटल के नीचे लिखना है। वो इस प्रकार है, आर्य समाज श्री करणपुर बनाम पृथ्वीराज, एआईआर 2005 राजस्थान 67 नंबर का जो केस है, उसमें ये कहा गया था कि अगर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि निचली अदालत के निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं है, तो उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो गाइज, आपके एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आता है उसको आप सबसे पहले समझिए। यहाँ मैंने पूरी बहुत ही अच्छे से मेथड समझा दी है कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर अर्थ मीनिंग लिखनी है, फिर केस, फिर क्या पूछा गया है उस टॉपिक के पॉइंट बनाकर लिखने हैं, चार्ट बनाकर लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस प्रश्न का निष्कर्ष आप ऐसे लिखोगे, ये तीनों प्रक्रियाएं न्याय की विफलता को रोकने के लिए है। ठीक है, रेफरेंस भविष्य की गलतियों से बचाता है, रिव्यू आत्म सुधार का मौका देता है, और रिवीजन वरिष्ठ न्यायालयों को निचली अदालतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है, यानी कि उनका अधिकार समझाता है, क्षेत्राधिकार समझाता है। और नए कानून बीएनएसएस इन तीनों प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने का प्रयास करता है, और नया बदलाव किया है इस प्रक्रिया में 438 के तहत। तो गाइस, अभी भी आपको इस प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है सीपीसी 113, 114 और 115 धारा के तहत, तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8003747797। तो दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल के बिना पढ़ नहीं पाते, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।